हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वेक्टर एनालिसिस। हम वेक्टर एनालिसिस को दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले पार्ट में हम 12 का कराएंगे, साथ ही साथ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट के बारे में। तो दूसरे पार्ट में हम इसमें कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको कराएंगे। पहले बेस को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आप आगे क्या करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हमने डायग्राम में एक हेक्सागन को ले रखा है, ए बी सी डी ई एफ। एक हमारा कोई हेक्सागन है। तो आपको पता होना चाहिए हेक्सागन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हेक्सागन की प्रॉपर्टीज ये होती है कि आमने सामने की साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं, और साथ ही साथ हेक्सागन की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। तो कहने का मतलब हुआ ये और ये वाली लाइन जो है पैरेलल होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है हमारी पैरेलल होंगी। साथ ही साथ एक चीज़ और देखते हैं हम कि जो जी है, जी रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रॉइड को। सेंट्रॉइड मीनिंग होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंट्रॉइड है तो हम देखते हैं इनके डायगोनल जो है जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अर्थात जी से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? तो इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि हमें देखना है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है इसकी इम्पोर्टेंट, कि जो ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। पहला तो ये हो गया। देखते हैं दूसरा क्या है। तो एक चीज हम और देखते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए जी बी, ये मेरा ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ए जी बी जो है ये हमेशा ही इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ये आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है कि ये ट्रायंगल फॉर्म होगा वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और एक चीज आपको नोट कराने की जरूरत ये भी है, तीसरा पॉइंट। तो पॉइंट ये है कि हम एक चीज देखते हैं यहाँ से कि बी सी और ए डी पैरेलल तो है मेरे, बिल्कुल पैरेलल होंगे। ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। साथ ही साथ हम ये देखते हैं जो ए डी साइड है, ए डी तो इक्वल होगा किस चीज़ के? 2 टाइम्स ऑफ बी सी। मतलब इसका जस्ट डबल होगा, ये डायगोनल होगा, इसका जस्ट डबल होगा। और एक चीज और भी देखते हैं, 2 टाइम्स ए जी, वो कैसे आएगा? मैंने आपको बताया कि डायगोनल ए डी जो है इसका मिड पॉइंट टी तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात सेंट्रॉइड है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, ये मिड पॉइंट है। तो ए डी की वैल्यू जो होगी 2 टाइम्स ऑफ ए जी के इक्वल होगी, या मैं कह सकता हूँ कि ए डी की वैल्यू जो इक्वल होगी 2 टाइम्स ऑफ जी डी, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। एक चीज और हम देखते हैं कि हमारे ट्रायंगल ए जी बी, अभी मैं आपको बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी जो सारे के सारे एंगल होंगे तीनों कितने होंगे? 60-60 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था। और इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है तो मेरे 60-60 के सारे कोण होते हैं। तो ये वाला अगर 60 है और एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, अगर मैं जी को सी से मिला देता हूँ तो मैं एक चीज़ देखता हूँ, मेरे पास एक ट्रायंगल और फॉर्म होता है। ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है मेरा सी जी डी। और ये वाला ट्रायंगल भी तो मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो मीनिंग क्या हुआ? अब ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके एंगल भी कितने कितने के होंगे? 60 डिग्री के। और ये वाला 60 डिग्री का है, और मैं अगर इसको ए से रिप्रेजेंट कर दूं, कह देता हूं कि जो हेक्सागन की साइड है, अगर मैं हेक्सागन की साइड को ए एज्यूम कर लेता हूँ तो मैं देखता हूँ सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और साथ ही साथ ये भी ए इक्वल होगा। साथ ही साथ देखता हूँ कि जी डी की जो लेंथ होगी वो भी ए ही होगी। यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, एग्जाम में जो पूछे जाने वाली चीज़ ये है कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी होती है। मतलब एच डी की जो वैल्यू है या फिर डी एच की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? तो मेरा डी एच इक्वल होगा, डी एच इक्वल होगा किसके? ए। और ये हम देखते हैं साइन 60 के इक्वल
होगा। तो मतलब क्या हुआ, a√3/2, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो आपको हेक्सागन पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेंगे या फिर आपसे पूछ लेंगे कि इनका जो सेंट्रॉइड है जी किस किस तरह से इसको इंटरसेक्ट करता है, या फिर ये चीज़ ये पूछ लेंगे कि इसमें कौन सी किसके पैरेलल है और कौन सी किसके इक्वल होगी। और एक चीज़ हम जानते हैं, हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर में इतनी जानकारी तो होना ज़रूरी ही है कि किसी भी वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मैं वेक्टर ए सी की बात करता हूँ तो वेक्टर ए सी किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए सी इक्वल होगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी के इक्वल होगा। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जैसे कि अगर ए बी है, कोई भी जनरल पॉइंट होता है, यहाँ तो चलो एक साइड दे रखी है हेक्सागन में, अगर कोई पॉइंट ए और बी दे रखे होते हैं जिनके वर्टिसेस ए और बी से रिप्रेजेंट है या पोजीशन वेक्टर जो है ए और बी से रिप्रेजेंटेड हैं, तो हम ए बी की जो डिस्टेंस होती है एक लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं उसको लिखेंगे हम ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि ये आपको पता होगा कोई भी पॉइंट होता है हमारा तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि कोई भी लाइन है हमारे पास ए बी जिसमें कोई भी पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है और कोई पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, और एक पॉइंट पी है जो इस सेगमेंट लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है पी। तो हमें हमसे पूछा गया है कि ओ पी होगा या पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है वो क्या होगा। तो इसको निकालने का तरीका वही है जैसे हमारा सेक्शन फार्मूला का होता है। तो ओ पी है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ओ पी इक्वल होगा किसके, m इंटू ओ वी प्लस n इंटू ओ ए अपॉन m प्लस n, क्योंकि हम देखते हैं ये इसको इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा होता तो मैं इसमें माइनस लगा देता, ये कोई बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये आप सबने सेक्शन फार्मूला में पढ़ा होगा, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए इसका। अब हम बात करते हैं इसमें एक ट्रायंगल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में। तो कोई भी एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, और जहाँ पर हम देखते हैं कि डी ई जो है एक लाइन दे रखी है बी सी के पैरेलल है, और जो पॉइंट डी और ई हैं हमारे ए बी और ए सी के मिड पॉइंट हैं, मतलब बी डी ए डी के इक्वल है, ए ई इक्वल है सी ई के, और डी ई पैरेलल है बी सी के। तो ये कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा, ये 12 में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, तो आपको याद आ रहा होगा ये कुछ कुछ बीपीटी थ्योरम के जैसा है। तो बीपीटी थ्योरम में क्या था कि ये दोनों अगर पैरेलल हों और ये मिड पॉइंट हो तो इनके साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर वेक्टर पढ़ रहे हैं, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं डी ई साइड है वो इक्वल होगी किसके, साइड बी सी के आधे के, मतलब 1/2 ऑफ बी सी। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें देखने की। साथ ही साथ हम दूसरी ये चीज़ देखते हैं, एक रिलेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है एक, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है और रिपीट भी हुआ है कई बार। तो रिलेशन क्या है वो आपको मैं बताता हूँ कि जो मेरी ये बना रखी है मैंने इनके मिड पॉइंट्स को इनके वर्टिसेस से ज्वाइन करा रहा हूँ, तो मुझे साइड मिल रही है बी ई। तो बी ई साइड जो है वेक्टर बी ई प्लस, और अब मैं डी को सी से मिलाता हूँ, वेक्टर बी ई प्लस वेक्टर डी सी, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होगी 3/2 ऑफ बी सी। ये आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने बी ई प्लस डी सी को इक्वल कर दिया 3/2 ऑफ बी सी के, क्या मैं इसको उल्टा नहीं कर सकता हूँ? अगर मैं सी डी प्लस ई बी करूँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँ प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक आऊँ, तब भी इसकी वैल्यू जो है 3/2 ऑफ बी सी ही होगी। अब हम बात करते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के बारे में। कोई एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है जिसमें वर्टिसेस ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी डी दे रखे हैं। तो हमसे पूछा है कि जो डायगोनल्स हैं हमारे ए सी और बी डी डायगोनल हैं, इन दोनों का तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पी, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो आपको इस केस में याद रखने की ज़रूरत है कि जो ओ पी इक्वल होगा ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है ये, प्लस ओ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, प्लस ओ सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, प्लस ओ डी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी अपॉन 4। अगर क्वाड्रिलेटरल है या फिर पैरेललोग्राम है तो हम देखते हैं इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हम बात करते हैं किसी ट्रायंगल के बारे में। कोई एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, और हम देखते हैं हमारे पास ए डी बी ई सी एफ तीन माध्यिकाएँ हैं।
तो हम जानते हैं कि जो मीडियंस होती हैं, माध्यिकाएं होती हैं, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है प्रतिच्छेदन बिंदु, उसी को हम सेंट्रोइड कहते हैं। तो सेंट्रोइड क्या हुआ हमारा, मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और सेंट्रोइड को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और किसी ट्रायंगल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये 2 हो गया और ये मेरा 1 हो गया, रेशियो हो गया 2:1। तो हमसे ये नहीं पूछेगा, कि हमसे ये पूछेगा कि हमारे पास ABC कोई ट्रायंगल है तो उसका सेंट्रोइड निकालना हो हमसे। तो सेंट्रोइड कैसे निकालोगे, या सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर पूछा हो तो सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर होगा OG इक्वल होगा किसके, OA प्लस OB प्लस OC। ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर हैं किसके, वर्टिसेस ABC के, डिवाइडेड बाई 3। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि माध्यिकाओं का जो सम होगा, या एल्जेब्रिक सम जिसे हम कहते हैं, उसका योग जो है 0 होगा। मतलब क्या हुआ, कि सम ऑफ ऑल मीडियंस इज एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज 0। एक ये प्रॉपर्टी है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे इस तरह से कि AD मेरी एक मीडियन है, AD प्लस BE, ये भी दूसरी मीडियन होगी, प्लस CF, जो वैल्यू होगी इसकी किसके इक्वल होगी, 0। और या आप इसे 0 कह दें या 0 वेक्टर कह दें, एक ही बात है। एक प्रॉपर्टी और है जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, वो क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी G से उसके वर्टिसेस को जो मिलाया जाता है तो उनका भी एल्जेब्रिक सम जो है 0 होगा। मतलब मैं इसको थ्योरी में ना लिख के सीधे इसका रिजल्ट लिखता हूँ, GA प्लस GB, GA प्लस GB प्लस GC, इसकी भी वैल्यू जो है किसके इक्वल होगी, 0 के। ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो मीडियन था हमारा, अभी हमने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिसेस को मिलाने से जो लाइंस बन रही हैं या वेक्टर बन रहा है GA GB GC, इनका सम भी 0 है। अब हम देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है, वहाँ से जो हमने मीडियन ड्रॉ किया है दूसरी साइड पर, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उनका भी एल्जेब्रिक सम जो है 0 होगा। मतलब क्या हुआ कि GD प्लस GE प्लस GF, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। आप इसको 0 कहें या 0 वेक्टर कहें, एक ही बात है। एक प्रॉपर्टी और है जो कि एग्जाम में पूछी गई है, वो ये है कि जो A साइड है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल होता है उसका साइड इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये A है और इसको B से और इसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हालांकि इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B और C, ये मेरी साइड्स हैं। तो A इंटू GA प्लस B इंटू GB प्लस C इंटू GC, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ये भी एग्जाम में पूछी गई है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर क्या होता है, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि कोई भी वेक्टर जो है उसमें मैग्नीट्यूड पाया जाता है और साथ ही साथ उसमें दिशा भी पाई जाती है। तो हमको एक वेक्टर को अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ वेक्टर A, लेट अस कंसीडर अ वेक्टर। तो वेक्टर कौन सा है, मेरा वेक्टर A। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हम लिखते हैं कि वेक्टर A जो है किसके इक्वल होगा। हमने कहा आपको कि कोई भी वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन होती है। तो मॉड ऑफ A जो है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू साथ ही साथ A कैप जो है इसमें दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखते हैं किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ उसमें दिशा भी होती है। और हम यहाँ से अगर A कैप फाइंड आउट करें तो A कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पे इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो A कैप मेरा है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम,
तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे कहीं भी पूछे किसी भी चीज़ का यूनिट वेक्टर पूछे तो वेक्टर को उसके मॉडुलस निकाल के या फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आप उसको डिवाइड कर दो तो वहाँ से आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर के बारे में कि पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। अगर मेरे पास ए बी और सी डी दो वेक्टर हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो हम इसको लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी। या मुझसे पूछा जाएगा कि दो वेक्टर ए बी दे रखे हैं तो वे पैरेलल हैं या नहीं, हमसे पूछा जाएगा। कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे अगर वो लैम्डा टाइम्स हैं इक्वल तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें देखना है कि जो आई जे के कोफिशिएंट हैं वो उसमें इक्वल है या नहीं। आई जे के कोफिशिएंट इसलिए देखेंगे उस जिससे कि हमको दिशा का पता चल जाएगा। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड जो लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है ये कुछ भी हो सकता है, हमें मतलब है दिशा से। अगर दो वेक्टर की दिशा एक ही है तभी तो हम उसको पैरेलल कहेंगे। चाहे एक छोटा हो या बड़ा हो वेक्टर, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। क्योंकि दो वेक्टर हैं, मान लो एक छोटा सा वेक्टर ये इधर को दे रखा है और एक बड़ा वेक्टर दे रखा है, तो हमें इसके मैग्नीट्यूड से इन वेक्टर्स के मतलब नहीं है। तो हमें मतलब है इनकी दिशा से। इसकी दिशा और इसकी दिशा दोनों सेम तो हैं, तो हम कह देंगे कि दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। तो हमें याद रखना है पैरेलल वेक्टर को प्रूव करते टाइम मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ उसकी दिशा से। अगर दिशा पैरेलल आती है तो पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी वेक्टर के डीसीज के बारे में। डीसीज मतलब दिक्कोजियाएं। तो डीसीज क्या होती हैं? तो लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए। कोई मैंने वेक्टर ए कंसीडर कर लिया, क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मेरे पास कोई एक वेक्टर है, तो मुझे इस वेक्टर की दिक्कोजियाएं मतलब डीसीज फाइंड आउट करने हैं। तो डीसीज कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपको पता ही होगा, आपने 3D में पढ़ा होगा डीसीज होते क्या हैं। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एलेमेंट से, और एलेमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हमें पता है एल की वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो एल की वैल्यू इक्वल होती है हमारे कॉस एल्फा के। एल्फा क्या होता है? तो उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको एल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हमारी एम की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है? कॉस बीटा के। तो कॉस बीटा, अब यहाँ पे बीटा क्या चीज़ होती है? तो वाई एक्सिस के साथ उस वेक्टर का जो एंगल बन रहा होता है वो बीटा होता है, और एन बराबर होता है कॉस गामा के। ऐसे ही अब गामा क्या है? जेड एक्सिस के साथ उस वेक्टर का जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो गामा से रिप्रेजेंट होता है। तो लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए इज इक्वल टू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो आपको पता है ए बी सी यहाँ पर क्या है? तो ए बी सी जो है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मैंने 3D में लिख रखे हैं कि ए बी सी कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं। इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी? तो इस वेक्टर की लेंथ होगी मॉड ऑफ ए। तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं या उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये चीज़ देखते हैं हम पहले। तो मॉड ऑफ ए जो है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। हमें निकालने हैं एलेमेंट मतलब डीसीज फाइंड आउट करने हैं। तो डीसीज क्या होंगे इसके, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल जो हमारा फॉर्म हो रहा है ये वाला, इसमें अगर मैं कॉस एल्फा लेता हूँ तो कॉस एल्फा की वैल्यू क्या होगी? दिस अपॉन दिस। और ये किससे रिप्रेजेंट हो रही है? यहाँ तक की डिस्टेंस को हम ए से रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट जो है ए बी सी दे रखे हैं। तो हम देखते हैं इसके डीसीज क्या होंगे। तो डीसीज क्या होंगे? तो एल इक्वल होगा कॉस एल्फा के। कॉस एल्फा की इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी मेरी? ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये हो गई मेरी एल की वैल्यू। और ऐसे ही मैं बात करता हूँ एम की वैल्यू के बारे में। तो एम की वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू होगी, ऐसे ही कॉस बीटा फाइंड आउट करता हूँ तो वो आएगी मेरी बी अपॉन मॉड ऑफ ए। अब मैं बात करता हूँ एन की। एन क्या होगा मेरा? तो एन इक्वल होगा सी अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ये मेरे हो गई दिक्कोजियाएं या फिर डीसीज किसी भी वेक्टर की। तो किसी भी वेक्टर की डीसीज फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले उस वेक्टर का मॉडुलस फाइंड आउट कीजिए। मॉडुलस फाइंड आउट करने के बाद उसको डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट होंगे वही हमारे एल एम एन की जो है वैल्यूज़ होंगी। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ पूरा देखिए,
क्योंकि मैं आपको 3D कराऊंगा, वो भी वेक्टर की हेल्प से। अगर हम 3D को ज्योमेट्री के हेल्प से करते हैं तो काफ़ी टफ पड़ जाती है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले पहली कंडीशन देखते हैं क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो हमको एक लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि ए से पास हो रही है और कोई एक वेक्टर बी है उसके पैरेलल है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, वेयर लैम्डा इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और आप सोच रहे होंगे अभी आर कहाँ से आ गया, आर क्या चीज़ होती है। तो हमेशा याद रखना जो वेक्टर आर है वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से रिप्रेजेंट होगा, जो कि किसी भी मूविंग पार्टिकल की लोकेशन या फिर उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है आर। आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप। ऐसे ही इसका सेकंड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास ए और बी दो पॉइंट है, वहाँ से कोई लाइन पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो आर इज इक्वल टू वेक्टर ए क्योंकि ए से पास हो रही है प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। इस बार जो मेरा वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बी माइनस ए। ऐसे ही मेरी नेक्स्ट इक्वेशन है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी एंड सी। इस बार ए से पास हो रही है और बी और सी दो बिंदु हैं, या फिर कह सकता हूँ दो वेक्टर हैं, उनके पैरेलल है। तो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा वो होगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी प्लस एस टाइम्स वेक्टर सी। लैम्डा और एस मैंने यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले रखे हैं। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें 3D की बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। जब हम 3D सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सॉल्व करते टाइम। अगर आपने ये पहले कभी पढ़े होंगे तो आपको 3D करने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम इसमें बात करते हैं वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अगर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मेरे पास दो वेक्टर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करूँगा। तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, तो ए और बी मेरे पास कोई दो वेक्टर दे रखे हैं और उसके बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा के। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना तो पता होना चाहिए, आप इसको पहले पढ़ चुके हैं 12 में। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इस डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पूछी जाती हैं। तो क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, इफ़ ए एंड बी, जो वेक्टर हमारे पास दे रखे थे ए एंड बी, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर है तो उनकी कंडीशन क्या होगी, और परपेंडिकुलर है मीनिंग हो गया कि थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 90 डिग्री। अगर मैं इसमें थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गई कंडीशन कि अगर ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो दोनों जो वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इक्वल होगा बी डॉट ए के। मतलब ए में बी से गुणा कर दो या बी में ए से डॉट प्रोडक्ट कर दो, दोनों एक ही बात है। ऐसे ही मैं इसमें आगे बात करता हूँ अपने आई डॉट आई क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे ही मैं इसमें आगे बात करता हूँ आई डॉट आई बराबर होगा किसके, जे डॉट जे के, कैप लगा देता हूँ उसमें, और बराबर होगा के डॉट के कैप। किसके इक्वल होगा ये हमारी वैल्यू इक्वल होगी किस चीज़ के। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया, आई डॉट आई निकालना है, इसका मतलब ये हो गया दोनों के दोनों मेरे ए और बी वेक्टर थे सेम हो गए।
अब वेक्टर सेम है, इसका मीनिंग ये हो गया कि वो दोनों के बीच का एंगल जो है जीरो हो गया। अब मैं अगर इसमें जीरो पुट कर देता हूँ तो कॉस जीरो की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, वन। और आई जो है यूनिट वेक्टर होता है, तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की जगह मॉड ऑफ आई करता हूँ, तो मॉड ऑफ आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो वन के इक्वल होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। ऐसे ही हम एक चीज़ इसमें और देखते हैं कि अगर मैं आई की डॉट प्रोडक्ट जे के साथ लेता हूँ, या जे का डॉट प्रोडक्ट के साथ लेता हूँ, या के का डॉट प्रोडक्ट जो है आई के साथ लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। जीरो क्यों होगी, हम जानते हैं आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। आप एक बार थीटा की जगह 90 डिग्री इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, तो हमें कॉस 90 की वैल्यू जीरो मिलती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। एक प्रॉपर्टी और है, अगर मैं किसी भी वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ दो वेक्टर्स के सम के साथ में बी प्लस सी, तो किसके इक्वल होगा, तो याद रखना हमेशा ही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब इसमें आगे बात करते हैं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, शुरुआत करते हैं इसमें। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो सबसे पहले देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, कोई भी तो वेक्टर ए और बी है उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है किसके, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे आया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा क्या चीज़ है, इनटू ईटा कैप। अब ये ईटा कैप क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे कुछ टर्म यूज किए हैं, जैसे कि साइन थीटा है, तो थीटा क्या है, जैसे कि मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि थीटा जो होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है, वैसे ही यहाँ पर भी थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। मतलब ए और बी के बीच का जो कोण है वो थीटा है, तो वहाँ पे हमने इसका साइन ले रखा है। ईटा कैप क्या है, मैं आपको यहाँ पे ईटा कैप के बारे में बताता हूँ। ईटा कैप क्या है, तो ईटा कैप है, ईटा कैप इज इक्वल टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब ए और बी जो वेक्टर्स हैं इनके परपेंडिकुलर, मतलब ए और बी दोनों पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और उसका मॉडुलस जो है या मैग्नीट्यूड वन है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहाँ पे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, तो वो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू पूछेगी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दोनों का, तो इसका भी मॉडुलस लेना है अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब इसमें इंटू या फिर जो मैंने डॉट लगाया है इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि दो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में आप डॉट लगाइए क्रॉस लगाइए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मॉडुलस एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो उसके बीच में डॉट और क्रॉस का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के जैसे मत अज्यूम कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं दो वेक्टर्स हैं जो उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये वाकई ही क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करते हैं ईटा कैप की वैल्यू के बारे में। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी, कोई भी वेक्टर ए होता है तो उसका मैं यूनिट वेक्टर या फिर नॉर्मल वेक्टर लेता हूँ, तो कैसे निकालूंगा, तो ए कैप निकालता हूँ। ए कैप की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसे कहते हैं हम एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। तो ये भी किसी एक वेक्टर के लिए था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ईटा कैप है, ईटा कैप आ रहा है हमारा ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी में है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ईटा कैप की वैल्यू किसके इक्वल होगी,
तो वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आप एक चीज़ नोट कीजिए, इसमें साइन थीटा में मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी है, लेकिन इसमें जो ऊपर मल्टीप्लाई की है हमने उसके मॉड को नीचे डिवाइड किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया है। कोई एक वेक्टर उसके अपॉन में उसका मॉडुलस या उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे ईटा कैप मेरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो इसको फाइंड आउट करूँगा तो कैसे करूँगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अभी हमने तो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, तो अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रॉपर्टी ये है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो हमें पता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि ए क्रॉस बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए क्रॉस बी जो है ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, तभी तो ईटा कैप फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ पर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिया जाता है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आपके पास दो वेक्टर ए और बी दे दिए जाएंगे, आपसे कहेगा कि इस पर नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कीजिए जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो आपको बस घुमा दिया गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, निकालना आपको उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ही है, और साथ ही साथ ए क्रॉस बी निकल जाएगा तो हम कह देंगे कि ए क्रॉस बी जो है परपेंडिकुलर होता है ए और बी दोनों के। ऐसी एक प्रॉपर्टी और है कि ए और बी दो वेक्टर है मेरे पास, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, और ये हैं जो आर सेड टू बी पैरेलल। अगर मेरे पास दो वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखे हैं और वो दोनों पैरेलल हैं, अगर ये कहा गया है तो इसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किसके, जीरो के, क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा ईटा कैप, और साइन जीरो की वैल्यू जो होती है जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पैरेलल कहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है, ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए के, मतलब जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में था कि ए में बी से मल्टीप्लाई कर दो या बी में ए से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात थी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल था वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, ये था मेरा डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, अगर आप इसमें अपोजिट करते हैं तब आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा। ए क्रॉस बी इक्वल होगा माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए के। अब हमने इतनी बात कर ली, लेकिन अभी तक हम लोगों ने एक चीज़ नहीं जानी कि हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट कैसे करना होता है। तो ए क्रॉस बी अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको एक डिटरमिनेंट बनाना होगा, आई जे के एक कैप्स हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर ए मैंने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में वो क्या था, मेरे पास वेक्टर ए था a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। वेक्टर बी था मेरे पास b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ये मैंने वेक्टर्स एज्यूम किए थे, तो हमें फाइंड आउट करने हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई जे के मैं जैसे हैं वैसे ही लिख लूँगा। तो पहला वेक्टर लिखता हूँ, तो ए क्रॉस बी है तो सबसे पहले ए लिखना है मुझे, तो a1 a2 a3 लिख लेना है। और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है तो मैं बी की वैल्यू लिखूँगा क्या, b1 b2 b3। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, तो यहाँ से मुझे ए क्रॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी क्या है, जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में कहा था कि आई डॉट आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, यहाँ पे हम आई कैप क्रॉस आई कैप फाइंड आउट करेंगे, जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप, किसके इक्वल होगा। हम देखते हैं दोनों सेम हैं, इसका मीनिंग ये हो गया उनके बीच का एंगल जो है जीरो हो गया, और अगर एंगल जीरो होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो। ये हमारा साइन में, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। ऐसी इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर मैं आई की मल्टीप्लाई करूं आई क्रॉस जे,
बराबर होगा जे क्रॉस के बराबर होगा के क्रॉस आई। सबके ऊपर कैप है तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी 1। क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं, साथ ही साथ इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो साइन 90 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब हम इसमें आगे बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, मतलब अदिश त्रिगुणन। हिंदी में इसको अदिश त्रिगुणन कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेट अस कंसीडर वेक्टर्स ए बी सी। मेरे पास ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, तो मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करूँगा? तो वो इक्वल होगा किसके? रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से ए बी सी। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस तरह से तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट तो हमने कर दिया, लेकिन इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ए बी सी जो है इक्वल होगा किसके? वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। एक तो फार्मूला ये होता है कि इसकी वैल्यू जो है इसके इक्वल होगी, या फिर मैं इसको एक तरह से और लिख सकता हूँ। वो क्या चीज़ है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी। तो इसकी वैल्यूज जो है इसके इक्वल होती हैं। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है स्केलर। स्केलर इसलिए यूज किया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब अदिश त्रिगुणन। जो 3 वेक्टर हैं उनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक स्केलर ही मिलेगा, इसलिए इसको हमने कह दिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसकी वैल्यूज मैंने आपको बता दी कि ए बी सी इक्वल होगा वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होगा वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी। या तो सी को सी के साथ डॉट ले लीजिए या फिर ए के साथ डॉट ले लीजिए, तभी इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इसमें कोई भी 2 वेक्टर सेम हो जाएं, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर ए वेक्टर बी, ये प्रॉपर्टीज है वेक्टर ए वेक्टर सी। कोई भी 2 वेक्टर अगर सेम हो गए तब इसकी वैल्यू जो है हमेशा ही 0 आती है। आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, कोई प्रूफ नहीं। आप जिस लेवल पर आप इस लेवल पर नहीं है कि आपको हर एक चीज़ का प्रूफ दिया जाए। आपको टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ें याद करनी भी, जिससे कि हम उसको ऑन द स्पॉट विद इन सेकेंड यूज कर सकें। एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या चीज़ है कि अगर मैं इसमें किसी एक वेक्टर को एक एलिमेंट से रिप्लेस करता हूँ या उसकी पोजीशन को रिप्लेस कर देता हूँ, तो उसकी वैल्यू माइनस टाइम्स आ जाएगी। मतलब ए को मैं यहाँ पे बी की जगह शिफ्ट कर देता हूँ, वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर सी, तो मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा। और मैं वहीं देखता हूँ अगर ए को एक प्लेस और शिफ्ट कर देता हूँ तो एक माइनस और लग जाएगा, तो हो जाएगा प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ, अगर ए को एक प्लेस पर रिप्लेस करता हूँ एक प्लेस से, तो उस पे साथ माइनस आता है। वहीं अगर मैं ए को 2 प्लेस रिप्लेस करता हूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक प्रॉपर्टी और है, वो है ये, अगर मैं आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर ये सीक्वेंस मेंटेन रहता है तब इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है -1 हो जाएगी। जैसे कि आई जे के है, इसकी वैल्यू 1, जे के आई है, इसकी वैल्यू 1, के आई जे है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। मतलब क्या हुआ कि हमारा आई जे के हैं, आई जे और के जो हैं एक सीक्वेंस में रोटेट करें। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आए और
जो एक दिशा में बना रहा हूँ, एरोज़ की डायरेक्शन है, अगर मैं इन डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो मेरा इसकी वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। जैसे आई डॉट जे क्रॉस आई हो जाएगा, या फिर आई जे के आई जे, तो इनकी वैल्यूज़ क्या होगी? 1 होगी। इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ए बी सी आर सेट टू बी कोलिनियर। इसको करने से पहले हम करते हैं ए बी सी आर सेट टू बी कोप्लेनर, कि ए बी सी जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? तो आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि डेल्टा जो होगा वो 0 होगा। डेल्टा का मीनिंग होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू जो है 0 होगी। जनरली हम इसको डेल्टा इज इक्वल टू 0 भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी मैंने आपको पहले ये प्रॉपर्टी कराई थी, ना कि पहले ये कराई है, उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए बी सी आर सेट भी कोप्लेनर, तो कोप्लेनर होंगे जब उसका डेल्टा या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है 0 होगी। तो मुझे पहले ये बताना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको नहीं बताया। वजह ये है कि मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं जो कि कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब समझते हैं कि एक ही लाइन में है। अगर वे 3 वेक्टर्स एक ही लाइन में हैं तो वो एक प्लेन में तो लाई करेंगे ही, ये अंडरस्टूड है कि कोलिनियर हैं, तो वो कोप्लेनर तो 110% होंगे ही। और अगर मैं बात करता हूँ कोप्लेनर की, कि 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं, कि अगर 3 वेक्टर हैं मेरे पास, इस तरह से मैं कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, तो ये मेरे पास कोई प्लेन है, तो इसमें 3 वेक्टर्स हैं। अगर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर दे रखा है, तो 3 वेक्टर्स हैं, ये कोलिनियर तो नहीं हुए। कोप्लेनर एक प्लेन में तो हैं पर कोलिनियर नहीं है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कोलिनियरिटी की, सेम अगर मैं कोई भी एक प्लेन ले लेता हूँ, ये प्लेन है मेरे पास, तो उन्होंने कहा कोलिनियर है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, कोलिनियर है। अब कोलिनियर है तो ये एक प्लेन में तो 110% होंगे ही ना। तो कोलिनियर है मतलब कोप्लेनर ऑलरेडी हैं, लेकिन कोप्लेनर हैं तो ये नहीं कह सकते कि वो कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। इसलिए जब भी आपसे कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी प्रूव कराने के लिए कहे, तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए डेल्टा इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर लीजिए। अगर इससे आंसर आता है तो ठीक है, वरना आप एक काम कर सकते हैं कि इनके डी आर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कि डी आर्स ऑफ ए बी होगा, डी आर्स ऑफ ए बी इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स डी आर्स ऑफ बी सी, इक्वल होगा एस टाइम्स इक्वल होगा एस टाइम्स डी आर्स ऑफ सी ए। अगर इनके डी आर्स सेम हैं, ए बी बी सी सी ए के डी आर्स सेम हैं, तब भी उनको हम कोलिनियर ही कहेंगे। और अगर यही सेम अगर 2D में दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण फाइंड आउट करते हैं और तीसरा बिंदु उस पर सेटिस्फाई करा देते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। अभी अभी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, अब हम इसमें आगे बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। अब ये क्या चीज़ है? अगर 3 वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो इसको मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कह देता हूँ। तो लेट अस कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी सी, देन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो तरीका होगा इसके रिप्रेजेंटेशन के। अब इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं वो भी फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पहले वाले की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। आपको लग रहा होगा इन दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं, हो सकता है ये वैल्यू सेम हो, देखते हैं क्या रहेंगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। तो इसका फार्मूला है वो क्या है, तो वेक्टर ए की सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं जो दूर होता है उसके साथ में, वो भी डॉट प्रोडक्ट। तो मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें मालूम है डॉट प्रोडक्ट है, उसके साथ में जो वैल्यू मिलेगी ए डॉट सी की जो वैल्यू एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, तो इसके साथ कोई भी वेक्टर जो है ऐसे ही मल्टीप्लाई में रख दिया गया है। अब ये मल्टीप्लाई कौन सी है, आपको ये बहुत ही कन्फ्यूजन रहेगा कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप याद रखना, ना तो डॉट है ना ही क्रॉस है, क्योंकि ए डॉट सी जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है।
और न्यूमेरिकल वैल्यू की किसी वेक्टर्स के साथ में डॉट प्रोडक्ट करो या क्रॉस प्रोडक्ट करो, मतलब ही नहीं है कुछ भी। तो सिंपल प्रोडक्ट का इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि सिंपल प्रोडक्ट है, ना तो डॉट है ना ही क्रॉस है। माइनस टाइम्स, अब ए की जो है पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और डॉट प्रोडक्ट से एक न्यूमेरिक वैल्यू मिली, ठीक है, साथ में वेक्टर सी पुट कर दो मल्टीप्लाई में। ये सिंपल मल्टीप्लाई है। ये हो गया फार्मूला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का। तो अब हम बात करते हैं इसके फार्मूले की कि इसका फार्मूला क्या होगा। तरीका वही है कि पहले इसकी मल्टीप्लाई जो है दूर वाले के साथ करनी है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और बाहर आ जाएगा मेरा वेक्टर बी। माइनस टाइम्स क्या होगा, अब पास वाले के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और बाहर आ जाएगा वेक्टर ए। तो ये दोनों वैल्यू आपको भले ही लगे सेम है, लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं है, दोनों के फार्मूला में अंतर है। तो कभी भी आप इन दोनों को सेम मत लगा दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनके फार्मूले जो हैं सीधे पूछ लिए गए हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स की। मतलब द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, कोई भी वेक्टर ए है उसका वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसका फार्मूला ये होता है, पहला वेक्टर ये है जिसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है उसको ऐसे ही लिख लो, साथ में डॉट प्रोडक्ट लगाओ, और जिस पर फाइंड आउट करना है उसका यूनिट वेक्टर लेना है, तो मतलब बी कैप। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी। ऐसे ही अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, फिर से वही, किसका फाइंड आउट करना है मुझे, बी का, तो मैं बी को ऐसे ही लिख लूँगा। किस पर फाइंड आउट करना है, ए पर, तो ए के ऊपर कैप लगा देनी है मुझे। तो फिर से क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं जो ए कैप होता है किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए के इक्वल होता है। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी आपको कराता नहीं है, मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं वहाँ पे भी ढूंढने पर नहीं मिलती है। प्रॉपर्टी ये है कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर एक्स एंड वेक्टर वाई, बोथ आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। ये प्रॉपर्टी आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एक्स और वाई दो वेक्टर हैं, ऑर्थोगोनल हैं, तब कंडीशन क्या होगी उनकी। याद रखना, ऑर्थोगोनल है इसका मतलब ये हो गया कि उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगी। ऑर्थोगोनल का मतलब समझे क्या हुआ, ऑर्थोगोनल का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 90 है और डॉट प्रोडक्ट में थीटा की वैल्यू 90 रखने से cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो एक्स और वाई की वैल्यू जो है जीरो हो गई। घुमा फिरा के बातें हैं, बातें वही हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि रिलेटेड हैं वेक्टर एनालिसिस से। तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं, इफ़ ए बी सी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। कोई ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास जिसके वर्टेक्स हैं उसके पोजिशन वेक्टर्स ए बी सी दे रखे हैं। तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करोगे। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं उसके बहुत सारे फार्मूले हैं जो मैं आपको लिखाता हूँ। सबसे पहले है 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। जो ए बी साइड है और बी सी साइड है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आधा कर दो, 1/2 ऑफ मॉड ऑफ बी सी क्रॉस सी ए, और बराबर होगा किस चीज़ के, 1/2 ऑफ मॉड ऑफ सी ए क्रॉस ए बी। बहुत सारे फार्मूले हैं इसके, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड। और एक फार्मूला और है इसका हमें फाइंड आउट करने के लिए, 1/2 ऑफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अगर ये साइड्स हैं ए बी सी, अगर मेरी साइड्स हैं
तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, और हाफ तो पहले लगा ही देना है। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, कोई भी समांतर चतुर्भुज है जिसकी दो आसन्न भुजाएं ए और बी दे रखी हैं, तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, सीधे इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो तो ये मेरा मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। भाई अगर मेरे पास बी और डी इसके डायगोनल दे रखे हो, दोनों डायगोनल हो, तो उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करूँगा। इस बार मुझे क्या है, साइड्स गिवन नहीं है, डायगोनल्स गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन डायगोनल का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए और आधा कर दीजिए बी क्रॉस डी, मॉड ऑफ बी क्रॉस डी का आधा, तो ये मेरा हो जाएगा क्या चीज़, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जबकि बी और डी मेरे जो हैं विकर्ण दे रखे हैं। ऐसे इसमें हम आगे बात करते हैं कि इफ़ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हमारे पास है उसकी साइड्स ए बी सी हैं, तो इसमें एक रिलेशन है, क्या होता है कि उनका साइड्स का बीजगणितीय योग जो होता है उसका मान 0 होता है। मतलब क्या हुआ कहने का कि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो यहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं हम, तो वो क्या आता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के, बराबर होगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के। यह रिलेशन है, दोनों के दोनों ही पूछे गए हैं, तो आपको सीधे सीधे याद कर लेने की ज़रूरत है इसको। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, कह रहे हैं इफ़ ए बी सी बी ए ट्राइंगल एंड जी बी द सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। हमारे पास देखते हैं 3 ट्राइंगल हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये है, इन 3 ट्राइंगल हैं तो इनका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधा फार्मूला होता है कि एरिया को मैं अगर डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूँ तो डेल्टा सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा किसका, ए जी बी इक्वल होगा किसके, डेल्टा बी जी सी इक्वल होगा डेल्टा ए जी सी के। तो मतलब ये वाला एक ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तीनों के एरिया जो है इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जो पूरा त्रिभुज है हमारे पास, या फिर जो हमारे पास पूरा ट्राइंगल है, उसके एरिया का 1/3 जो भाग होगा वो उन तीनों के इक्वल होगा। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तीनों के ट्राइंगल के एरिया जो है बराबर होंगे, और बराबर होंगे किसके, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि टोटल दे रखा है। ऐसे ही हम इसमें आगे बात करते हैं एक ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि डी ई एफ जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, मतलब ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, ये वाली इक्वल है, और ये वाली डिस्टेंस जो है ये वाली डिस्टेंस इक्वल है। साथ ही साथ एक चीज़ और है इसमें कि ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो हमसे पूछा है कि एक अंदर ट्राइंगल आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, डेल्टा जो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, तो डेल्टा ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो इक्वल होगी किसके, तो हम देखते हैं इसमें टोटल ट्राइंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो मेरा पूरा ट्राइंगल है उसका 1/4 भाग जो है वो किसके इक्वल होगा, अंदर वाले ट्राइंगल के एरिया के। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और है जिसमें एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, जिसमें डी ई एफ जो पॉइंट हैं वो इस प्रकार हैं कि जो साइड्स को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है जो ट्राइंगल अंदर फॉर्म हो रहा है, तो ट्राइंगल जो है कौन सा, एफ डी ई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, इस वाले ट्राइंगल की हमसे एरिया इन्होंने पूछा है कि किसके इक्वल होगा। तो एफ डी ई का ट्राइंगल का एरिया जो है किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। तो देखते हैं 2:1 में है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो 1/3,
यहाँ पे कितने थे 1 2 3 4, तो 1/4। प्रूव करने में इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप इसको सीधे सीधे याद कर लीजिए। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी ये है, कह रहे हैं इफ़ ए बी सी आर द 3 एडजेसेंट साइड ऑफ ए हेक्सागन, कोई भी हमारे पास षटभुज है, हेक्सागन है, उसकी 3 साइड्स ए बी सी दे रखी हैं। तो हमसे पूछा है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये आपको पता होगा, इसका वॉल्यूम होता है ए बी सी, और ये क्या चीज़ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। ऐसे ही कोई भी एक टेट्राहेड्रन हमें गिवन होता है, तो उसका पूछते हैं उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, तो 1/6 ऑफ ए बी सी के। और ए बी सी यहाँ पे इस तरह से लिखे हैं, इसका मतलब ये है इनका जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ये भी आपसे इससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसका ये फार्मूला सीधे सीधे याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी है ए बी सी आर सेड टू बी कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर हैं तो इसकी कंडीशन क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कोई कोप्लेनर होते हैं तो उनका जो डेल्टा होता है ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। ऐसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं कि 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी आर सेड टू बी कोप्लेनर। एक ही प्लेन में लाई करेंगे, कब करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब तक हम फाइंड आउट कर रहे थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमको साइड्स गिवन थी उससे ही। अब हमें 4 पॉइंट्स गिवन है तो इसकी भी हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वल आएगा 0, लेकिन किसके, ए बी कॉमा ए सी कॉमा ए डी। अब इस बार हमको ए बी ए सी ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर 0 आ जाता है तब हम ये कहेंगे कि ए बी सी डी जो है कोप्लेनर होंगे। अब हम बात करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी के बारे में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी सीधे ही एग्जाम में रखी हुई मिलती हैं, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद कर लेने की ज़रूरत है। तो क्या है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किसकी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आप देखेंगे अगर इन तीनों को आप ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसकी वैल्यू जो है 0 होगी। ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है हमें। तो हम देखते हैं इनको ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 2 टाइम्स जो है इसकी वैल्यू होगी। ऐसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना हो तो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारा ए बी सी, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी हमने फाइंड आउट किया है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि कहा है इन्होंने, इफ़ ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, हम देखते हैं ये एक ही सीक्वेंस में है। और अगर ये एक ही सीक्वेंस में है, जैसे ए बी सी ए सी ए बी एक ही सीक्वेंस है, तो इनका जो सम होगा उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आती है। जब भी ये सीक्वेंस में होंगे तो इनकी वैल्यू 0 आएगी, और अगर वैल्यू इसकी 0 आएगी तब हम ये कहेंगे कि जो ये वाला है ए क्रॉस सी बी क्रॉस ए सी क्रॉस ए क्रॉस बी जो है हम इसको कहेंगे कोप्लेनर। अब हम बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मोमेंट एंड वर्क डन के बारे में। तो इससे हमेशा ही जीआईसी या कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी एनबीएस केवीएस, सभी एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि हमें मूवमेंट और वर्क डन फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। लेट एफ बी ए फोर्स वर्किंग ऑन अ बॉडी टू मूव इट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। तो एफ कोई फोर्स है जो किसी बॉडी पर लग रहा है जिससे उस बॉडी को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ले जाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे ए बी डिस्टेंस। जो ए बी है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए से। तो मैं इसे कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए डी है ये। तो यहाँ से हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होगा, तो वेक्टर डब्ल्यू बराबर होगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। और अगर हम देखते हैं कि इनके बीच में अगर थीटा एंगल है तो एफ डी कॉस थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी।
अगर कोई फोर्स जो है थीटा एंगल पर काम कर रहा है, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना हो वर्क डन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एफ डी कॉस थीटा। तो एफ डी क्या चाहिए? यहाँ पे ये हमारे मॉड हैं, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी, वेक्टर डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी कॉस थीटा के। तो ये हो गया मेरा वर्क डन। अब हम इसमें आगे बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट किसी भी फोर्स का मूवमेंट है, किस टाइप से हमें फाइंड आउट करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस हर बार पूछा गया है। तो करते क्या है, लेट अस कंसीडर फोर्स एफ एंड अ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एक कोई एफ फोर्स है और एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ ए फोर्स एफ अबाउट द पॉइंट ए एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है अबाउट और एक वर्ड है पासिंग थ्रू। तो आपको ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। इसके फार्मूले में जब हम लिखेंगे तो फार्मूला ये होता है, टाउ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट को। तो टाउ इज इक्वल टू होगा किस चीज़ के? ए वी, वेक्टर ए वी क्रॉस वेक्टर एफ। ये है इसका फार्मूला। और एग्जामिनर क्या करता है, इसके क्वेश्चंस को इस तरह से घुमा के देगा लैंग्वेज में कि आपसे माइनस और प्लस की गलती हो जाएगी। जैसे कि लास्ट टाइम टीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें एक मोमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर 40 और -40 ऑप्शन में दे रखे थे। आंसर जो था -40 था, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं था कि इसमें ए बी निकालना है या बी ए निकालना है। उस चक्कर में उनका जो है +40 भी आंसर आया, तो उन लोगों ने +40 आंसर लगा दिया है। गलती यहाँ पे स्टूडेंट यही करते हैं कि उन्हें फाइंड आउट करना क्या है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो ए पॉइंट है मैंने इसलिए यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया है। ए का मतलब यहाँ पे मैं लेता हूँ अबाउट। जो पॉइंट है सबसे पहले अबाउट वाला पॉइंट। और ए बी मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो ए बी को मैं किस तरह से फाइंड आउट करूँगा? तो ए बी बराबर होगा मेरा ओ बी माइनस ओ ए। अब मतलब क्या हुआ, जो पासिंग वाला था, पासिंग थ्रू वाला जो पॉइंट था, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको अबाउट वाला पॉइंट। अगर आपको बस इतना याद है कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से ले आएंगे और सही आंसर आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे गलती यही करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है कि किस में से किस पॉइंट को घटाना है। वो अबाउट में से पासिंग को घटा देते हैं, तो माइनस प्लस की गलती आ जाती है। कई बार जो है क्वेश्चंस एग्जामिनर इस तरह से सेट करता है कि उसमें माइनस प्लस दोनों ही ऑप्शंस दे रखे होते हैं, तो कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाता है कि उसमें माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। बस तो इसलिए मैंने आपको बताया है ए वी क्रॉस एफ, जहाँ पर ए जो है मेरा अबाउट वाला पॉइंट है, बी जो है पासिंग थ्रू वाला पॉइंट है। ए बी निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए से निकालेंगे, तो ओ बी मेरा क्या है? पासिंग थ्रू वाला पॉइंट माइनस अबाउट वाला पॉइंट। एफ के बारे में आपको पता ही है, और क्रॉस प्रोडक्ट आप इसका निकाल सकते हैं। तो ये है इसका कुछ मोटा मोटा रिव्यू और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट के साथ में, और साथ ही ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के बारे में हम इसमें बात करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।